सो हे एवरीबॉडी, दिस इज मी तेजस्वी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम फिर आगे हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है यूथ डे और हम ऐसे ही आज के यूथ को लेके आए हैं। और जो हमारे आज के यूथ हैं वो एक जाने माने जम्मू के यूथ हैं जिनका नाम है वासुदेव सिंह। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी। सो मुझे एक चीज़ बताइए कि माइंड में ये चीज़ कब आई कि हाँ मेरे में क्वालिटीज़ हैं और मुझे पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट बनना है। माइंड में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का तो मैं अपने पापा को देखता था। जब मैं छोटा था तो पापा उस टाइम कॉर्पोरेटर थे, तो उसी टाइम से मेरे माइंड में आ गया कि पापा जैसे ही बनना है, जैसे वो करते हैं पब्लिक डीलिंग वैसे करनी है। और फर्स्ट टाइम जो मैंने, आप कह सकते हो, जो पॉलिटिक्स में पहला स्टेप था वो स्कूल की इलेक्शंस थी 10th क्लास में। तो तब वैसे कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, मगर मैंने तब इलेक्शन अपनी पहली जो थी वो कंटेस्ट की और फिर मैं अनअपोज्ड फुल मेजोरिटी से जीत गया। बस उसके बाद से कॉन्फिडेंस भी आ गया, बस तब से चलते गया। सो आज के यूथ में आपको ऐसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आज के यूथ में क्या कमी है? आज के यूथ में लीडरशिप क्वालिटीज इतनी देखने को नहीं मिलती। सो आपके अकॉर्डिंग क्या है आज के यूथ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लीडरशिप क्वालिटी सब में, थॉट सबके पास है, मगर वो देखते हैं कि कोई अगला वाला बोलेगा फिर हम उसमें यस कर देंगे, क्राउड का हिस्सा ज्यादा बनते हैं। अगर अपना इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है, चाहे कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो वो आगे नहीं रखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मेन है। उसके बाद जो सेकेंडरी ड्रॉबैक्स हैं वो इसके साथ ही लिंक। अगर आप एज ए यूथ लीडर आज खड़े हो तो ठीक है, डुगर फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं, सो आप अपनी जनता को, जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं या जितनी भी जम्मू की जनता है उसको कलेक्ट करना हो तो आप क्या इनिशिएटिव या क्या ले सकते हो कि आपको लगता है कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा आज के यूथ पे? देखो, वो तो हम कर ही रहे हैं। जितने भी अभी जम्मू के कॉलेजेस हैं, जो जम्मू डिवीजन के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। और हमारी आइडियोलॉजी यही है जो इकट्ठे करने की, कि जम्मू का जो यूथ है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली उसको दबाया गया हुआ, क्योंकि जम्मू के लोगों को पता ही नहीं है, जम्मू के यूथ को खासकर कभी पॉलिटिक्स में वो दर्जा दिया ही नहीं गया। ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट बैंक के लिए यूज़ किया या रैलियों में गाड़ी भरने के लिए यूज़ किया। कभी उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया कि वो भी बता सके कि उनको चाहिए क्या। तो हमारी जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, ना हम कांग्रेस की साइड है ना बीजेपी की साइड है, उसका मेन मकसद यही है कि हम जो हमारी यूथ है उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। जो भी, जिसने भी बोलना चाहे, हमारे अगेंस्ट भी बोलना है, वो वहां जाके बोलता है और वहीं से उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। उनकी बात 4 लोग सुनते भी हैं। अगर कोई क्रिटिसाइज करना चाहता है तो क्रिटिसाइज करता है, कोई सपोर्ट करना चाहता है तो सपोर्ट कर लेता है। एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होती है? लीडर की क्वालिटी सबसे बेस्ट जो मेरे जहन में है वो ये है कि अगर खाली चौक में भी लीडर खड़ा हो जाए और माइक पकड़ के कुछ बोले तो 4 लोग सुनने आ जाए, वो लीडर के लिए सबसे बड़ी बात है। आप ये चीज कब से एक्सपीरियंस कर रहे हो? ये देखो, बचपन में तो मेरे को बोलना आता नहीं था, मैं लास्ट बेंच में बैठा होता था, मगर MUNs करके एक इवेंट्स होते हैं, वहाँ मैंने पार्ट लेना शुरू किया। तो 10th 11th से बोलने के स्किल्स थोड़े मेरे में आ गए और भगवान की दया से कुछ सपोर्टर्स भी थे अपने यार दोस्त, वो आए। उसके बाद सबने सुनना शुरू किया और आज की डेट में अगर यूनिवर्सिटी में भी हम स्पीचेस वगैरह करते हैं, लोग सुनते हैं क्योंकि उनको पता है एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट है। आपको बनी बनाई खिचड़ी नहीं मिल रही है आपके आगे व्यूज। मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, जिसको पसंद आता है वो लाइक करता है, जिसको नहीं आता वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो आज की डेट में जो जम्मू का यूथ है, आपको क्या लगता है कि कितना यूथ है जो आपके साथ अग्री कर रहा है? देखो, जो यूथ जम्मू के बारे में सोचता है, जिस यूथ को ये पता है कि स्टेट की पॉलिटिक्स अलग है और सेंटर की अलग है, जिनको ये पता है कि जो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी जरूरी है और उसमें हमें कितना निगलेक्ट किया जा रहा है, वो सारा यूथ साथ है। जिनको अपनी कल्चरल वैल्यूज का पता है, जिनको ये पता है कि कल्चर जो है वो आपकी मेन पहचान है, चाहे आप जम्मू से बाहर जाओ चाहे आप इंडिया से बाहर जाओ। जैसे अगर आप बाहर चले जाओ, कल को आप फॉरेन कंट्री में चले जाओ, तो उनको क्या पता तेजस्वी कौन है? वो तो आपके कल्चर से, आपके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे आपको जानेंगे। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, इस सीरियसनेस को समझते हैं, वो हमेशा एग्री करते हैं। और डिसएग्री मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा लोग करते हैं, डिसएग्री वही करते हैं जो एक पार्टी के साथ जुड़े हैं और उनको जब बुरा लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। सो अगर हम आपको एक दिन के लिए सीएम बना दे तो आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो? सबसे पहले मैं चेंज जो लाऊंगा, ये जो हमारे ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर, वहाँ पे जो करप्शन है मैं उसको खत्म करने की पूरी ट्राई करूंगा और बिल्कुल ब्लंट वे में खत्म करने की, धीरे धीरे करके नहीं, एक ही साल इसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे सरकारी ऑफिस है जहाँ पे वैलिड काम लेके आप जाओगे तभी आपको वो इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि बंदा काम ही नहीं करता। बंदा सोचता है कि क्यों कराना, फिर वो इलीगल तरफ जाता है। इसी से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मेरा, अगर मैं कल को आपकी दया से अगर मैं बन गया, तो मेरा पहला यही होगा कि जो करप्शन है उसको खत्म किया जाए और साथ में जो बेवजह की, बेफजूल की पॉलिसीज ला रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स, उनको खत्म करने की ट्राई करें। अब मैंने आपके जितने भी अभी तक देखे, आप न्यूज चैनल्स में भी आते रहते हो, आप इंटरव्यूज भी ऐसे लेते हैं आपके कि एज ए यूथ लीडर, तो मैंने देखा कि आप बोलते हो कि 2-3 साल अगर जेल चला भी जाऊंगा, मैं आपकी हाईलाइट देख रही थी
सो मतलब ये भी यंग ब्लड बोल रहा है या क्या है ये? यंग ब्लड भी आप कह सकते हो, ये सोच है, बचपन से माहौल ही ऐसा रहा है कि अगर कोई अच्छा काम करना है तो वो खुल के करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जाना भी पड़ गया 3 साल, तो अभी यंग एज है, वापस जवानी भी आएगी। और मैं चाहता हूँ अपने लिए कि ऐसा ही रहूँ मैं, कभी चेंज ना हूँ। तभी मैं किसी पार्टी में जा नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं है, मैं तभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब आप एक पार्टी में चले जाते हो तो जो आपके इंडिपेंडेंट वो व्यूज होते हैं वो आप दे नहीं पाते और आप एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में आ जाते हो, तभी मैं नहीं जा रहा। सो आप एक अपनी पार्टी लीडरशिप जो क्वालिटीज होती हैं उसमें ये होती है, अगर एक माइक पकड़े तो क्या बचपन में कभी अगर आप बेड पे बोल रहे होते थे तो क्या घर वाले खड़े हो जाते थे आगे पीछे? नहीं, घर वाले कभी खड़े नहीं होते थे, मगर मैं बताना चाहूंगा कि मैं बड़ी बड़ी ऐसे करता था जब अपने पर्सनल स्पेस में था। ये मैंने 7th 8th तक किया। मैं पापा की स्पीचेस सुन के आता था, उससे कुछ पॉइंट्स लेता था और अकेले रूम में रिमोट पकड़ के माइक बना के बोलता रहता था। और जो मेरी पहली स्पीच थी वो मुझे याद है कि वही एक स्पीच है जो मैंने याद करके बोली है। उसके बाद तो अब स्पॉन्टेनियसली बोल लेता हूँ। वो मैंने 2 घंटा याद की, फिर जब स्पीच देने की बारी है उससे पहले याद की और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उस समय। क्या आप ये चीज मानते हो कि जितने भी हम आर्टिकल्स वगैरह लॉ में पढ़ते हैं, जो कि लीगल वगैरह हम पढ़ते हैं, अगर आप आज की डेट में कोई इशू हो जाता है जम्मू में और अगर आप पुलिस वाले को जाके वो चीजें बताते हो, क्या आपकी वो बात सुनता है? बिल्कुल इम्पैक्ट होता। जो ये, मैं तो खैर लॉ पढ़ने से पहले भी मैं थोड़ी बहुत जो चीज़ें जानता था, बहस करने की आदत थी। और अभी मेरे जो दोस्त हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं वो हमेशा बताते हैं कि जब आपको नॉलेज हो, और ये खाली लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, आपके लिए या बाकियों के लिए भी, अगर आप जो बेसिक लॉ है जो आपके रिलेटेड है उसको, अपने राइट्स को पढ़ लो और जो आपके राइट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उसके रेपरकशंस को पढ़ लो, तो कोई भी पुलिस वाला, चाहे डीआईजी हो चाहे एक नॉर्मल एसपी हो, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आप सही हो। बहुत फायदा होता सो ये चीजें जरूरी है हमारे आज की है। लॉ सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉ की जो बेसिक नॉलेज, मैं नहीं कह रहा आपको डीप जाना चाहिए, मगर जो बेसिक नॉलेज है वो आपको, जो जो संविधान में लिखा कि कैसे हमने इंडिया के अंदर आजादी से जीना है, तो वो आपके ऊपर है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको अपने हक नहीं पता होंगे, तो आप आजादी से कैसे जी पाओगे? मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, मतलब लाइक अगर मैंने पॉलिटिक्स वगैरह जब पढ़ी थी, मतलब हर कोई चेंज करता है स्ट्रीम, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी। और जब मैं आज के बच्चों से मिलती हूँ, लाइक मतलब आज मैं भी अपने आप को जिन बोलती हूँ, बट हाँ अगर मैं यूथ से मिलती हूँ तो मैंने उन्हें एक चीज़ देखी कि वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ एक रट्टा है, वो कहीं काम नहीं आती। तो उस पर आप क्या बोलते हो, क्या पर्सपेक्टिव है? मेरा बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। मेरी नज़र में पॉलिटिक्स ही एक ऐसी सब्जेक्ट मान लो, या एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर लाइफ के हर एक स्फेयर में वो है। चाहे अभी भी ऑफिस में बैठे हो, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स है। अगर आप पॉलिटिक्स को डीपली जानते हो और आपको पता है पॉलिटिक्स है क्या, एक गेम है, एक लगा लो एक रेस है जिसमें आपको पावर चाहिए, तो अगर आप उस चीज़ को समझ गए और उस चीज़ की नॉलेज होगी, और इंडियन पॉलिटिक्स को अगर आप खासकर समझ गए, तो आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते। जिंदगी की किसी भी जगह में आप फेल नहीं हो सकते। मैंने एक चीज़ देखी कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए लिंक्स चाहिए होते हैं, ठीक है? आपने बोला कि आपके फैमिली बैकग्राउंड था, बट एट वन प्लेस आपके फादर की अलग थी पार्टी, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो कांग्रेस में थे, तो उनके लोग तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, वो तो लिंक का मेरे को कभी फायदा हुआ ही नहीं। नहीं, अगर लिंक्स बनाने हो, मतलब अगर पॉलिटिक्स में जाने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है कि लिंक्स बनाने, तो अगर आपको लिंक्स या लोगों से कनेक्ट करना है तो वो फर्स्ट वे क्या है कि आपको कनेक्ट करने के लिए? कनेक्ट करने के लिए एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लोग हैं, जो आपके लिए कंज्यूमर हैं, उनको क्या चाहिए और आप क्या बना रहे हो, मतलब क्या आप बोल रहे हो। अगर आप वही चीज़ बोल रहे हो जो इनको इमोशनली कनेक्ट करेगी और उनकी वो प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप पहला कनेक्ट बना सकते हो। और दूसरा, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। अब हर बंदा जो है किसी नुक्कड़ में बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करता ही है, मगर वो लीडर नहीं बनता, क्योंकि वो उस चीज़ को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते सीक्वेंस में। जब तक आप सीक्वेंस में नहीं बोल रहे हो और लोगों को जो चाहिए वो नहीं बोल रहे हो, तो आप एक फेल लीडर हो। ओके। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आप डोगरी को लेके एक आपका डोगरी एजेंडा चल रहा है कि हमें डोगरी बोलनी चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने आपके इंटरव्यूज में भी देखा कि आप भी डोगरी सीख रहे हो, मैं भी डोगरी सीख रही हूँ, ठीक है? तो हमारी जो जनरेशन थी, हमें उस टाइम पे घर वालों की एक तरफ से फोर्स नहीं आया, ठीक है, कि डोगरी सीखनी है, हिंदी में बात कर रहे हैं, ओके, इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि ऑल ओवर आपको नीड है। अब अगर हमें आज की डेट में हमारे यूथ को उस चीज़ में प्रमोट करना है जो कि हम इवन इन्फ्लुएंस नहीं हुए, तो उन्हें कैसे करेंगे हम? देखो, एक तो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हो रही है, जो हमारे पेरेंट्स थे या जो उनकी जनरेशन थी, उन्होंने नहीं किया मैं फोर्स, वो तब का सिनेरियो था। मगर आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ, चाहे सिटी हो चाहे गांव के इलाके हो, वहाँ पे अपने बच्चों को बोला जाता है कि आप भी डोगरी सीखो। तो एक ये फ़ायदा हमें हुआ है कि जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या बाकी लोग हैं, जब हम डोगरी को प्रमोट करते हैं तो वो एक बड़े स्केल पे बड़ा इम्पैक्ट देती है। तो मैं समझता हूँ कि डोगरी आनी चाहिए। आप नहीं हो, मैं भी कौन सा फ्लुएंट हूँ, आपने सुना होगा इंटरव्यू में, इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, अपने मम्मा पापा की तरह नहीं हूँ, मगर एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो पता लगता है कि बंदा डोगरी बोल रहा है। तो
वैसे ही स्टार्ट होगा। आने वाले 10 सालों में अगर इसी पेस पे भी चले तो हम डोगरी को बचा सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच है मेरी। लाइक क्या लीडर, अगर आपको मैं ये चीज बोलती हूँ कि आपको हमारे जम्मू यूथ में डोगरी का इन्फ्लुएंस लाना है, सो आप क्या एक्शन लो? देखो, ये डोगरी को सच्ची में प्रमोट करना है तो पहले आपको अपनी लैंग्वेज पे प्राउड फील करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज पे प्राउड फील नहीं करोगे, जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है, अगर आप डोगरी बोलो 4 लोगों में, आज भी 3 लोग बोलते हैं कि यार ये तो गाँव से उठ के आया है। जब वो फील चली जाएगी और प्राउड फील आएगी, तब उसके बाद मैं समझता हूँ सारे ही डोगरी बोलेंगे, और जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी पता चलेगा कि डोगरी कोई लैंग्वेज है। जैसे कि मुझे डोगरी का तब पता चला जब तक हम जम्मू में थे, तो मुझे भी ये था कि हाँ इंग्लिश सीखनी है, बचपन से था कि इंग्लिश सीखनी है। माय मदर इज अ हिंदी टीचर, ठीक है, तो था कि हिंदी तो चलो आती है, वो तो आ ही जाएगी। बट अभी जब मैं कोर्स जो है वो हिंदी में कर रही हूँ जामिया में, तो जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि हर कोई अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है। वो मेवात वाले मेवाती बोल रहे हैं, और दैट टाइम मैं फील किया यार हमें तो डोगरी ही नहीं आती। वही मेरा पॉइंट है। मैंने पहले भी बड़ी बारी कहा है कि डोगरी की वैल्यू आपको जम्मू में रह के नहीं पता लगेगी। जब आप लखनपुर को टापोगे, जब पंजाब के लोग पंजाबी बोलेंगे, हरियाणवी के लोग हरियाणवी बोलेंगे, और कहीं और महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलेंगे, फिर आपको फील होगा कि यार मैं जम्मू का हूं, मैं बोलूंगी। बोल रहे हैं क्या? अग्रे। सो मुझे बताइए कि अगर ऐसी कौन सी डोगरी की कहावत है जो आपको याद है? अभी मैं रिसेंटली अभी मैं गाड़ी में सोचते ही आ रहा था, मैं पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा था, Okay. मगर मेरे को याद आई कि एक कहावत है, जेड़ा छड़िया गांव दा खेल लेना ना, मतलब जो गांव आपने छोड़ दिया उसका क्या नाम लेना। मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने रास्ता छोड़ ही दिया, फिर उसको कम्प्लीटली छोड़ ही दो। तो ये मैंने लास्ट अभी जो मैं बोलते हुए आया था कॉल पे किसी के साथ। अच्छा, मुझे एक आपको ये चीज पूछती थी कि हमारे यूथ के ड्रॉबैक्स जो हैं उसमें जिसमें की लीडरशिप क्वालिटी आती है, ठीक है, बट मैंने ये चीज देखा है कि आज के यूथ में हमें जैसे कि घर से बचपन से ये चीज आया कि आपको एक लेवल पे जाना है, ठीक है, आपको बस एक इंडिपेंडेंट बनना है, बट इंडिपेंडेंट किस हद तक बनना है वो किसी ने नहीं बताया कि उसके वेज क्या है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरे को ये लगता है कि घर वालों की इसमें गलती नहीं है। वो हमें हमेशा यही बोलेंगे कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, और सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, हर चीज में इंडिपेंडेंट। मगर हमें ये यूथ को देखना है कि जो यंग एज होती है वो वल्नरेबल एज है, आपको खुद ही अपने बैरियर्स डिसाइड करने हैं। और आज यूथ डे भी है, मेरा ये मैसेज भी रहेगा सबको कि जो आपकी यंग एज है उसको एंजॉय करो। मैं भी कोई बूढ़ा तो हूँ नहीं कि मैं ऐसे समझाऊंगा, मैं भी एंजॉय करता हूँ, और आप भी यंग है और अपनी यूथ को एंजॉय कर रहे हो और काम भी कर रहे हो, इंस्पिरेशन भी हो बाकियों के लिए। तो ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए हमारी यूथ में जो कि बाहर की कंट्रीज में है। यूथ जो है एंजॉय करता है टू द फुलेस्ट विद बैरियर जो वो खुद ही डिसाइड करता है, और इन्हीं लिमिटेशंस के बीच में रह के आप एंजॉय करोगे तो ओल्ड एज में जाके याद करने लायक बचोगे, नहीं तो कहीं तो ओल्ड एज में पहुंचेगी नहीं। ओके, जैसे कि अभी हमने बात की कि यूथ की, ठीक है, तो मैंने अभी ड्रग्स के लिए हमेशा खड़े होते हैं, एल्कोहल के लिए खड़े होते हैं। बहुत कम जनता है, अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूँ तो काफी कम जनता है जो बोलते हैं कि हाँ एक तो स्ट्रेस का रीजन आता है कि हमें फैमिली प्रेशर बहुत है, बहुत स्ट्रेस है, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, बट एक साइड वो भी है जो उसे कूल मानते हैं। देखो, मैं ये समझता हूँ जो बेचारे और मैक्सिमम स्ट्रेस वाले हैं, बाय द वे, जो स्ट्रेस वाले हैं मैं उनको विक्टिम मानता हूँ, और जो कूल वाले हैं मैं उनको भी विक्टिम मानता हूँ, क्योंकि वो है तो फूल ही है जो कि इस चीज को कूल लेके चल रहे हैं। और ड्रग्स की ना, अगर आप इसको सोशियोलॉजी से समझो, एक सोसाइटल लेवल पे समझो, तो एक बंदा अगर एक मोहल्ले में एडिक्ट हो गया तो वो अकेला खराब नहीं हो रहा है। वो जब वो नशा कर रहा है, जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, तो ऑब्वियस बात है कि वो बाकियों को टारगेट करेगा, अपना नशा जो है वो बाकियों को भी लगाएगा। तो जब ये चीज, इस चीज की सीरियसनेस हमारी मतलब यूथ समझेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतना फूल होगा कि इसको कूल मानेगा। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, इससे मैंने काफी क्लोजली देखा हुआ है। मैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा था, काफी घर हमने बचाए हैं, मगर ये एक सच्चाई है कि जो सिंथेटिक ड्रग्स में चले जाता है, 100 में से 2 ही कोई लकी आदमी होगा जो बच जाएगा। 98 जो है वो कभी या तो सुधर नहीं पाते, कभी बाहर नहीं आ पाते, या फिर वो ओवरडोज से मर जाते हैं। इसका यही एंड है जो मैंने देखा है। इसीलिए मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि अपनी यूथ को एंजॉय करो, बैरियर्स क्रिएट करो, सिंथेटिक ड्रग से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। ओके, अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? इधर ही देखता हूँ, जम्मू में, और ज्यादा से ज्यादा मतलब एक सर्टेन पोजीशन पे, किस पोजीशन पे? पॉलिटिकल वे में मुझे इलेक्शंस का मेरा कोई है नहीं अभी है, नहीं। जैसे चल रहा है वैसे ही। मगर मैं अपने आप को इस तरीके से देखता हूँ कि 5 साल बाद जम्मू के बाहर भी, मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी कुछ लोग जाने, और इतना काबिल हो जाऊं कि बाहर जाके भी हेल्प कर सकूं। और मेरी अभी ये जो सोचा भी मैं डिस्कस करूंगा वैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, कि अभी हमें ज़्यादा शायद इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बोलना चाहिए, एनिमल अब्यूज पे बोलना चाहिए, और इसी फील्ड में मैं एक
सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर के तौर पे अपने आप को एक ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे देखना चाहूँगा 5 साल। जैसे कि अभी आपने बोला कि आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे कि रायका फॉरेस्ट वाला हुआ था इशू। मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि रायका फॉरेस्ट जैसे कि अभी हाई कोर्ट वहाँ पे बन रहे हैं, तो उसकी जो नींव थी वो तो 28 जून को ही रख दी गई थी, राइट? तो उस टाइम पे हमारे यूथ जो था वो उस टाइम पे इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? अगर उस टाइम पे हो जाता तो वो चीज़ होती नहीं। देखो, इस चीज़ पे मेन जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो एजिटेट कर रही थी वो 4 ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं नाम नहीं लूँगा। तो जब हमारा प्लान बना, हमारी 28 जून से काफ़ी पहले ही, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले ही हमारी कॉल्स हुई। हमारी एक मीटिंग होने वाली थी, होने नहीं दी पुलिस ने, ऑब्वियसली क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका। और हम, मेरे को तो खाली फ़ोन आए थे पुलिस के, कुछ ऐसे हमारे एक्टिविस्ट भी हैं जिनके घरों के बाहर पुलिस थी और उनको हाउस अरेस्ट किया गया। ये मीडिया में बात नहीं आई, आज शायद फर्स्ट टाइम आ रही है। तो अगर हमें बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, हमारी मीटिंग्स नहीं होने दी गई, जहाँ पे हम इकट्ठा हो रहे थे वहाँ पे हमें बैठने नहीं दिया गया, तो हम कैसे प्रोटेस्ट करते हैं? जैसे ही उन्होंने नींव रखी, हमने बिल्कुल भी डिले नहीं किया, उसके अगले 1-2 दिन में हमने अपना कार्यक्रम किया। और उसके बाद फिर से हमें कॉल्स आ गए कि आप ऐसा ना करिए, आपको अरेस्ट किया जाएगा। और मेरे को तो कोई डर नहीं, मैं ऑलरेडी 3 बार अरेस्ट हो चुका हूँ। मगर हमारे कुछ ऐसे साथी थे, स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम, जो डर गए, जिनको फैमिली का प्रेशर रहा, और इसी चक्कर में जो सारी एजुकेशन है वो नहीं वैसे चल पाई जैसे प्लान थी। बट अब आपको लगता है कि जैसे कि वहाँ पे अब नींव तो रख दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि इतना फोर्स होगा जम्मू के यूथ से कि वो रुक जाएंगे पॉइंट पे, या वो? देखो, हमें करना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि ऐसे कई काम ये एडमिनिस्ट्रेशन कर चुकी है जिसको उनको कोई रिग्रेट नहीं, और ना ही उस चीज़ का कोई फायदा हमें मिला है। तो अंधी सरकार है, और ये भी इनका एक अंधा कानून है जो लग गया है, और अब ये तभी हट सकता है जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वापस आएगी। तो वो क्या आएगी अभी? आनी चाहिए, अगले साल तक आनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी अब कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में, वैसे एक जेन्युइन बात है, कब से हमारी डेमोक्रेसी जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो कि इंडिया की एक मेन सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि यहाँ पे हमारी इलेक्शंस होती हैं, हमारे लोग आके जीत के हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6-7 सालों से ऐसा नहीं हो रहा, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलना चाहिए। कश्मीर के लोग बोलते हैं नो डाउट, मगर जम्मू के लोग पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं शायद हमारी चुनी हुई सरकार थी इसलिए हम डर रहे हैं। मगर ये बात जम्मू के लोगों को समझनी पड़ेगी कि स्टेट अलग होती है, सेंटर अलग होता है। अगर आपको स्टेट को क्रिटिसाइज करना है तो खुल के करना चाहिए। एज अ लॉ स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपने बोला कि हाई कोर्ट की बात चल रही है कि हाई कोर्ट बन, तो आपको नहीं लगता कि हाँ, एक पॉइंट पे जम्मू में हाई कोर्ट होना, अगर हाई कोर्ट बन रहा है तो वो ठीक भी है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ जानीपुर में था, मैं वहाँ पास में ही रहता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो बहुत बड़ा एरिया है। उसको इन्होंने जो रीज़न दिया था कि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई आग वगैरह लगी थी, तो अगर आप इतना बजट लेके ये बना रहे हो हाई कोर्ट, तो आप जानीपुर वाले को सुधार देते, इतना एरिया उसको आप यूटिलाइज करते। वो भी एक जंगल था बाय द वे, जिसको उन्होंने काटा था जानीपुर हाई कोर्ट का। एक जंगल आपने काटा, कुछ साल वहाँ रहे, अब दूसरा जंगल काट रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी जो है एक इनकी अपनी नीति है, क्योंकि जो जंगल काट रहे हैं वो भी टेंडर इनके किसी अपने बंदे हो गया होगा, जो हाई कोर्ट बन रहा है वो भी टेंडर इनके अपने बंदे हो गया होगा, जो मटेरियल आ रहा है वो टेंडर इनके बंदे हो गया होगा। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 30-40 ऐसे लोग हैं जो अरबों करोड़ों रुपया इस प्रोजेक्ट से कमा के जाएंगे और हमारा जंगल बर्बाद कर देंगे। सो आपका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हाई कोर्ट को करना है तो वही मॉडिफाई करे, क्योंकि वो जगह ऑलरेडी है। जो आपके पास फुल फ्लेज जगह है जानीपुर हाई कोर्ट में, कोई कमी नहीं है, सारे कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे, हर एक सुविधा वहाँ पे, प्रॉपर रोड जाती है वहाँ पे। तो अगर आप उसको कर सकते हो, जो कि आप कर सकते थे, वो उन्होंने किया नहीं, और अपने पैसों के कमाने के चक्कर में आपने एक पूरी नेचुरल बॉडी को तबाह कर दिया, जो कि जम्मू कश्मीर का या जम्मू डिवीजन का एक लास्ट फुल फ्लेज जंगल था। तो सरकार पैसे कमाने के चक्कर में ये भूल गई है कि उनकी भी आगे जनरेशन होगी। लंग्स ऑफ जम्मू भी उसे कहा जाता है। अग्री। अब जैसे कि मैं मुबारक मंडी के बारे में पढ़ रही थी, तो आई केम टू नो कि हाँ, उसे भी एक कल्चरल हेरिटेज के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है कि टूरिज्म प्लेस बनाया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है अभी आपको? देखिए, अगर मैं सबसे पहली बात कि मुबारक मंडी या ऐसी बाकी जो जगह हैं, ये टूरिज्म का प्लेस है, मगर ये किसी को बेचने लायक जगह नहीं है। ये एक आप प्राइवेट इंडिविजुअल को, प्राइवेट कंपनीज को बेच रहे हो, तो एक तरीके से आप हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से, इतने शौक से, इतने पैसों से उस टाइम पे राजस्थान या बाकी ऐसी स्टेट से मार्बल्स और टाइल्स वगैरह ला के बनाया, और आप आज इसको खंडर कर रहे हो, इसको आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप बाहर की कंपनीज को बेच रहे हो, और एक बिजनेस माइंड से इसको आप बाकियों को प्रॉफिट दे रहे हो। बेहतर ये था कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर पैसा लगाती, हम लोग मदद करते, हम लोग इसको प्रमोट करते,
और यही एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता, रादर देन आप बाहर वालों को भेज दो। ये हमारा हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, और जब मैं बाहर वाला बोल रहा हूँ मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। हर Okay. एक स्टेट की अपनी एक पहचान पहचान होती होती है है। जिसके वो हकदार है, वो हमें नहीं मिल रही है। और ये मुबारक मंडी अगर ये बेचते हैं बाहर वाली कंपनीज को, तो मेरा ये अनुमान है, अपने में फुल पावर में बोल रहा हूँ कि जो मेरे साथ यूथ है हम प्रोटेस्ट करेंगे, और जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरे बाकी साथी हैं। हमें अरेस्ट होने से कोई डर नहीं है। लॉ स्टूडेंट से आप कितनी देरी अंदर रख लेंगे, फिर ही हम बाहर आ जाएंगे। ओके, मतलब कि अगर आपको ये लगता है कि इसका ड्रॉबैक ये है कि एक मतलब एक पॉइंट पे आप अग्री करते हो कि हमें टूरिज्म स्पॉट एक बन रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम जम्मू, अगर हम जम्मू के बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार जम्मू कश्मीर इकट्ठा है, ठीक है, तो व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ द स्टेट्स ना कि नहीं कश्मीर अलग है और जम्मू अलग है, तो फिर वो बोलते हैं यार जम्मू में देखने लायक क्या है हाँ, वो हमेशा एक क्वेश्चन रहता है जिसका जवाब कोई नहीं होता। है ना। मगर मैं ये बताना चाहूंगा कि जम्मू में किश्तवाड़ है, जम्मू डिवीजन में किश्तवाड़, जो कि मेरी नज़र में कश्मीर से ज़्यादा नहीं तो कश्मीर के बराबर ही सुंदर है। उसके बाद भद्रवाह वैली है, उसके बाद उधमपुर में डुड्डू बसंतगढ़ है, पत्नी टॉप है, पंचैरी है। ऐसी वैलीज हैं जिसको अगर सरकार मेंटेन करे, इसके ऊपर पैसा लगाए, तो जिस तरीके से कश्मीर है वैसा ही जम्मू है, कोई अलग नहीं है। जम्मू प्लेन खाली जम्मू कठुआ और सांबा है, बाकी जम्मू भी पहाड़ी है, जम्मू भी वैली है। अगर इस पर पैसा नहीं लगाया गया, पुराने टाइम से नहीं लगाया गया और अभी भी नहीं लगा रहे हैं, उल्टा इसको बेचे जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट टाइम आपको कोई बाहर वाला पूछे तो उनको जरूर लेके आना, उनको उधमपुर लेके जाना। मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा, पहले मुझे खुद घूमना पड़ेगा। मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जो कि सुंदर है, और आप वहां Sure. जाओगे तो आपको शांति, पीस और एक अच्छा सीनरी मिलेगी। ओके, मतलब कि एट लास्ट आप ये चाहते हो कि जो हमारी मुबारक मंडी का पैलेस है उसे कोई बाहर वाला रन ना करे, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ही, जम्मू का यूथ ही उसे जाके रन। इसका मेन रीजन ये है कि अभी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन उसको रन करेगी, वहां पे कुछ गलत होगा तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बाहर वाला कोई आके करेगा तो हम उसको क्या क्वेश्चन करेंगे, वो तो हमें ऑफिस में नहीं आना देगा, वो बोलेगा मेरी जगह भाई, आपने आना हो नहीं आना नहीं हो। एब्सोल्युटली एग्री, ठीक है। अब जब भी मेरा पॉडकास्ट होता है ना तो मैं एक सेगमेंट खेलती हूँ, ठीक है, एक गेम सेगमेंट है जिसको बोलते थिंक आउट लाउड। जो आप माइंड में सोच रहे हो आपको जोर से बोलना है, ठीक है। जोर से बोलो। हाँ, जोर से मतलब नहीं, कितना बहुत भी अच्छी आवाज मेरी गूंज हाँ, रही है। ठीक है। सो द थिंग इज कि आपको टाइम नहीं लेना उसमें, जिस अच्छा, सेकंड्स ठीक है, लेना। सेकंड्स में। जम्मू, बेस्ट। डोगरा, सोच लिया, सॉरी, मगर वॉरियर। कल्चर, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रमोशन की जरूरत है। लीडर, चौधरी लाल सिंह, माय फेवरेट लीडर। लॉ, लॉ, बदमाशी। जम्मू यूनिवर्सिटी। लाइफ, वहाँ पे अच्छी जिंदगी है। Okay, so here we are ending this, and thank you so much for watching, and I hope